नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में दोहरे मोर्चे पर लड़ाई छेड़ दी है। एक ओर केंद्र सरकार दिन रात जरूरी जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति राज्यों को सुनिश्चित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 1 मई से होने वाले 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए भी सभी जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर अब हर संभव समाधान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है। राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना, वितरण की गति बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद प्रदान करने के लिए अभिनव तरीकों के उपयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे प्रतिदिन लगातार बढ़ाई जा रही है। पीएम ने विभिन्न पहलुओं पर तेजी से काम करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 20 राज्यों को और साथ ही साथ बैठक में यह हुआ कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना, वितरण की गति बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की गति बढ़ाना, ये बेहद सुनिश्चित किया जाए और कैसे राज्यों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। ये भी बताया गया कि राज्यों को 6,785 मीट्रिक टन प्रतिदिन की मांग के बदले भारत सरकार ने 21 अप्रैल तक इन राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन आवंटित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इस सबके साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की बेरोक टोक आपूर्ति हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने राज्यों को निर्देश दिया है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के ले जाने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी और ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित की जाए और राज्य के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसको निर्देशित करे। ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले तथा आपूर्ति करने वालों पर ऐसी कोई पाबंदी न लगाई जाए कि वो जिस राज्य में है वो केवल उन्हीं राज्यों के अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, यानी कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी राज्य से की जा सकती है। ये सुनिश्चित किया जाए कि शहरों के बीच या फिर शहरों के भीतर ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही पर किसी भी तरह की और किसी भी समय की कोई भी पाबंदी न हो। साथ ही साथ राज्यों को यह भी दिशा निर्देश दिया कि कोई भी अथॉरिटी अपने जिले या क्षेत्र से गुजरने वाले ऑक्सीजन के वाहनों को रोक या जब्त नहीं कर सकता है, कतई नहीं कर सकता और उस पर किसी विशेष जगह पर आपूर्ति के लिए नहीं भेजा जा सकता है। औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ अनुमति वाले उद्योगों को छोड़कर 22 अप्रैल से प्रतिबंधित रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह द्वारा समय समय पर दिए गए ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान को मानेंगे और साथ ही साथ डीएम, डीसी, एसएसपी और एसपी और डीसीपी जैसे उच्चाधिकारी इन निर्देशों के पालन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे और इसके अलावा राज्यों को और तेजी से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें भी चल रही हैं। ये कई राज्यों में पहुंच भी चुकी हैं, कई राज्यों में पहुंचने के लिए ये रास्ते पर हैं। साथ ही साथ क्या कुछ आज उपाय किया गया है, टीकाकरण भी शुरू होना है 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बेहद उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, जिस तरीके से हाय तौबा मची हुई थी दिल्ली में, बहुत सारे लोग जिन भी कारणों से ये ट्वीट कर रहे थे कि थोड़ी सी ऑक्सीजन बची है 2 घंटे 3 घंटे की, अब हमने देखा कि वो स्थिति तो आई ही नहीं, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। अब जब इस हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस तरीके से अब आपको दिखता है कि स्थिति पूरी तरीके से काबू में है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अब से कुछ वक्त पहले पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि वो कल जो कई हाई लेवल मीटिंग्स करने वाले हैं और इसके चलते उन्होंने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा भी रद्द किया था। और अभी उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि
तीन बड़ी बैठकें कल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे वो सरकार के जो उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरे जो कोविड स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये सवेरे 9 बजे पहली बैठक होगी। सवेरे 10 बजे दूसरी बैठक होगी। जो हाई बर्डन स्टेट्स हम जानते हैं 10-12 ऐसे राज्य हैं जहां कोविड की स्थिति चिंताजनक है, जहां ऑक्सीजन की या फिर दवाइयों की ज्यादा मांग सामने आ रही है। तो जो हाई बर्डन स्टेट्स हैं उनके सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री सवेरे 10 बजे बैठक करेंगे। ये दूसरी बड़ी बैठक होगी कल प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करेंगे। तीसरी बड़ी बैठक 12:30 बजे दिन में होगी। अश्विनी, वो ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है उनके प्रतिनिधियों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की ये बैठक होने वाली है। वो 12:30 बजे दिन में होंगे और पूरी जो उत्पादन की स्थिति है वो क्या कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उनका क्या लॉजिस्टिक्स है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तमाम चीजों पर वो संवाद करेंगे। तो ये तीन बड़ी बैठकें पीएम मोदी करने वाले हैं, तो काफी अहम है। अश्विनी, एक और जानकारी मैं बस ऐड करना चाहूंगा। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था, उसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर, आपको याद होगा दिल्ली में पहले भी छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर स्थापित हुआ था, तो उसको फिर से ऑपरेशनलाइज किया गया है। आईटीबीपी को किया जा रहा है। आईटीबीपी को ये जिम्मेदारी दी गई है और आईटीबीपी के सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि वो अगले 3 दिनों के भीतर, यानी उन्होंने कहा कि 2 दिन उनकी कोशिश रहेगी, 2 से 3 दिन के भीतर इसको वो ऑपरेशनलाइज कर दे और उसमें 500 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड यानी ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था शुरुआत में वो करेंगे, जिसको आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक सिर्फ आईटीबीपी नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से मिलेंगे। तो ये जो 4 बड़ी खबरें इस वक्त ये है। और निश्चित तौर पर सीरीज ऑफ मीटिंग्स हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री ले रहे हैं। आपने भी जानकारी दी कि आज ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि नहीं बल्कि सरकार के कई और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और कई उद्योग विभाग, कई और विभागों के सचिव भी इसमें मौजूद थे। तो उत्पादन बढ़ाने की बात हो, तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इंपोर्ट, ये तमाम चीजों पर इस पर चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े सामने पेश किए गए, जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है उस हिसाब से तेजी से आपूर्ति करनी है, क्योंकि एक स्टॉक कितना रख सकते हैं हॉस्पिटल, उसका एक लिमिटेशन है। तो जल्द से जल्द उनको रिप्लेनिश करना है, फिलअप करना है, तो वो तमाम चीजें हैं उसको देखा जा रहा है, जिसके लिए रेलवे या फिर एयरफोर्स के थ्रू एयरलिफ्टिंग, ये तमाम व्यवस्थाएं भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर जरूर उम्मीद है कि इसकी वजह से अगले 1-2 दिनों में और स्थिति बेहतर होगी। अश्विन जी, सुधाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो, रेलवे भी ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है और साथ ही साथ राज्यों का कोटा भी बढ़ाया गया है। अब जो एक पैनिक जैसी कंडीशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही थी, खास तौर से अगर देखें तो दिल्ली में कुछ राजनीतिक दल के नेता उसको कर रहे थे, अब वो पूरी तरीके से वो आशंका निर्मूल हो जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि ये दूसरा वेव तूफान की तरह है और उस हिसाब से हमको संयुक्त तौर पर अब सबके संकल्प के साथ, सबकी शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शीर्ष स्तर से जो संवेदनशीलता, जो सक्रियता लगातार होनी चाहिए, जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया, तो और हम जानते हैं कि बीते 5-6-7 दिनों से वो लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग, हर दिन 2-3-4 बैठक वो कोविड रिलेटेड इश्यूज पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वक्त किसी मुद्दे को के राजनीतिकरण का नहीं है। हो सकता है कहीं कोई कुछ दिक्कतें आई और केंद्र सरकार, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया कि उनके आग्रह पर दिल्ली का कोटा बढ़ाया गया। तो ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर सार्वजनिक तौर पर सामने है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको लगातार एड्रेस भी किया जा रहा है। अब से अगर 5-6 दिन पहले की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी हाई बर्डन स्टेट्स को, उसमें 3300 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है बीते सिर्फ 5-6 दिनों में। आज से क्योंकि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री को सप्लाई हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, सिर्फ अनुमति वाले उद्योगों को छोड़कर, तो वो भी ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ जरूर दिक्कतें हैं, तो नाइट्रोजन के टैंकर को, आर्गन के टैंकर को उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, बाहर से इंपोर्ट भी किया जा रहा है क्रायोजेनिक टैंकर, इस तरह की तमाम चीजें, कोशिशें हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कल सीएम्स के साथ जब प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और एक बार सीधे ग्राउंड सिचुएशन उनसे जानेंगे, तो और भी कुछ कदम कल की बैठक के बाद हम समझ सकते हैं कि
उठाए जा सकते हैं उन बैठकों के जरिए भी। जी अश्विनी। सुधाकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक भी हुई और राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। ये भी खबरें आई थी कि कहीं कुछ राज्यों की सरहदों पर आने जाने वाले टैंकरों को रोका जा रहा था। ऐसे में एक सेंट्रल कमांड क्लियर कट उनको दिशा निर्देश जारी करने भी बेहद जरूरी थे। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो दिशा निर्देश है वो क्या है और वो कितना ये इस निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जिसको यूनियन होम सेक्रेटरी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। और पिछले साल भी लॉकडाउन जैसे तमाम फैसले नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तरफ से लिए गए थे। तो एक तरह कह सकते हैं वो तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लिए गए थे। लेकिन एनडीएमए के जो तमाम प्रावधान है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी लागू करती है। ऑक्सीजन को लेकर कुछ शिकायतें मिली थी कि कई जगह लोकलाइज दिक्कत थी, कोई एसपी, डीएम, एसएसपी इस तरह के लोग कहीं कुछ दबाव डाल रहे हैं या रोक रहे हैं या अपने क्षेत्र में अस्पतालों के लिए। देखिए, एक व्यवस्था एम्पावर्ड कमेटी ने बनाई है राज्यों का असेसमेंट करके, और डेली इस तरह रिव्यू किया जा रहा है। उस हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया गया और किस जगह से कहां ऑक्सीजन जाएगी। अगर उसमें कोई रुकावट डालता है, रोक टोक करता है, तो वो व्यवस्था प्रभावित होती है। वो टाइमिंग कहीं ना कहीं लैग हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। दिक्कत कुछ जगह पर आई, इसकी वजह से ये आदेश जारी करना पड़ा। और राज्यों के बीच किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई राज्य उस पर रोक टोक नहीं लगाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को निर्देशित करेगा कि ऑक्सीजन वाहनों के लिए एक तरह से कह सकते हैं उनके आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। राज्यों के बीच, शहरों के बीच, शहरों के भीतर टाइम को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। अगर कोई डीएम या एसपी या कोई इस तरह का व्यक्ति अगर कहीं रुकता है या रुकने की कोशिश करता है तो पर्सनल एक तरह से उनकी फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो यह बड़ा फैसला है कि जिम्मेदारी अब एसपी, डीएम, एसएसपी या फिर डीसी या डीसीपी जैसे लोगों की होगी। तो निश्चित तौर पर इन चीजों की वजह से कई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद है, ये जरूर कह सकते हैं। और ये छोटी छोटी जो दिक्कतें आ रही थी, कुछ लोग ट्वीट करके कि हमारी ऑक्सीजन टैंकर को रोक दिया जा रहा है या घुसने नहीं दिया जा रहा, इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी, तो उन पर जरूर लगाम लगाई जा सकेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और देश में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा और इसके लिए 18 साल से ऊपर के उम्र के लोग 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट पर आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और कैसे कोरोना से जंग जारी है और कैसे है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की तैयारी। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमारे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय राय जी, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोविड-19 वैक्सीन ट्रेल। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय राय जी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मृदुल कुमार डागा, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे असम से मृदुस्मिता, और साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से नितेन सिंह, और अलग अलग राज्यों से भी हम ताज़ा हालात लेने की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या है ग्राउंड ज़ीरो पर हालात और क्या है राज्यों की स्थिति। सबसे पहले डॉक्टर संजय राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थिति है, संजय राय जी, हम डॉक्टर मृदुल कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे। आपको हमारी आवाज़ मिल रही मृदुल कुमार जी? जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। मृदुल कुमार जी, आज देखें तो जिस तरीके से एक 24 घंटे 48 घंटे में कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी कि देश में ऑक्सीजन का उत्पादन होने के बाद भी सप्लाई नहीं हो पा रही। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की उन्होंने। कल वो खुद कोरोना की स्थिति के जायज़ा लेने के लिए मीटिंग करेंगे। किस रूप में देखते हैं जो आज मीटिंग हुई और जिस तरीके के जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी अभी बताया, हमने ग्राफिक के जरिए भी दिखाया कि बेरोक टोक आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए गए और डीसी या फिर डीएम या फिर एसएसपी उनकी निजी जिम्मेदारी होगी कि वाहनों का आवागमन सुरक्षित रखें। ये कितना बड़ा निर्णय और कितना महत्वपूर्ण, तब जबकि इस स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं भयावह रूप दिया जा रहा था। आप मानते हैं कि वो शंकाएं पूरी तरीके से निर्मूल साबित होगी? बिल्कुल, ये कदम बहुत जरूरी था और आई थिंक प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं तो बहुत ये स्वागत योग्य है। लेकिन इस तरह का जो हुआ, ये जरूर सारी जनता के, सारे लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में एक तरह का ना डर बैठा और एक तरह का वो हुआ। लेकिन
हमारे देश में ऑक्सीजन काफ़ी बनती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो जल्दी ही ये सब कुछ आपूर्ति और हो जाने से मुझे उम्मीद है कि ये समस्या हमारी नहीं रहेगी और वॉर फुटिंग पे इस पे कार्य हो रहा है और जरूर आश्वासन मिल रहा है लोगों को कि ये जल्दी से जल्दी होगा, ये अच्छा रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं प्राण वायु कहलाती है, तो ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है और इससे हमारी सबकी डॉक्टरों की लड़ाई में एक विघ्न आ रहा था जो अब बिल्कुल खत्म होगा। जी, डॉक्टर संजय राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देखें तो 21 अप्रैल तक अलग अलग राज्यों को जो 6,822 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। पहले के निर्धारित जो कोटा था, कई राज्यों का कोटा भी बढ़ाया गया, दिल्ली उनमें से एक है, महाराष्ट्र का कोटा बढ़ाया गया, अन्य सभी राज्यों को जिनको ज़रूरत पड़ रही है ज़रूरत के हिसाब से कोटा भी बढ़ाया जा रहा है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि जो लोकल बॉडीज़ हैं राज्यों की, चाहे वो विद इन स्टेट्स आवागमन हो या फिर इंटर स्टेट लोकोमोशन हो ऑक्सीजन का, वो निर्बाध सुनिश्चित किया जाए। ये किस रूप में देखते हैं, तब जबकि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये सब दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, सडन जो है जिस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हुई है पूरी कंट्री में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 3 लाख के ऊपर चले गए और अभी यह खत्म नहीं हुआ है, अभी केसेस और बढ़ने हैं। आप देखिए तो ऑलमोस्ट सारे राज्य में जो है ग्राफ जो है उनका ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जिस तरीके से इतना हाई है, तो अभी जो वर्स्ट आया नहीं है हमारा। इस समय की क्राइसिस शुरू हो गई थी, जैसा कि आपने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन तो था, तो डिस्ट्रीब्यूशन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ये सब कदम बहुत ही जरूरी थे और शायद समय रहते ले लिए गए, नहीं तो जिस तरीके का हाहाकार मच सकता था हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरू से ही प्रधानमंत्री जी इसके लिए प्रोएक्टिव रहे हैं और आज की उनकी मीटिंग जो है ये दर्शाती है कि रियली वो इन समस्याओं के प्रति, जो लोगों की समस्या है, जो आम आदमी की समस्या है, उसके प्रति कितने सजग रहते हैं। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, अगर कुछ सुनने में आया था, अभी हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर कल कह रहे थे कि उन्होंने उनकी गाड़ी को जो है रोक दिया गया, दिल्ली में ले लिया गया। सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डीएम को पूरा अधिकार होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वह कोई भी निर्णय ले सकता है उस जिले के हित के लिए और उसको फिर से इम्फेसिस करना कि वह सुनिश्चित करें कि कहीं ये बाधित ना हो और जहाँ पे ये घटना, तो ये रियली बहुत ही अच्छा कदम है और हमें उम्मीद है कि शायद जो क्राइसिस होने वाली थी, क्योंकि अभी और भी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अभी जितनी है उससे ज़्यादा अभी बढ़ने वाली है डिमांड। जो इधर केसेस 2-3 दिनों में इतने ज़्यादा केसेस आए हैं, अगर इतने पे भी रुक जाता है, जो जब ट्रेंड बता रहा है कि शायद इससे भी आगे जाएगा, तो भी ऑक्सीजन की डिमांड 4-5 दिन बाद यूजुअली आती है। फर्स्ट डे ही डिमांड नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट आज पॉजिटिव हुआ, आज सिम्टम डेवलप किया, तो यूजुअली 4-5 दिन बाद से जो है उसके ऑक्सीजन में गिरावट शुरू हो जाती है, एवरेज 6 से 7 दिन, तो उस समय डिमांड अचानक बढ़ती है। तो इधर जितने पॉजिटिव हुए हैं, हमारी डिमांड 2-4 दिनों में अचानक और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसलिए जो है उसको तो सुनिश्चित करना पड़ेगा और यह एक अच्छा कदम है। जी हाँ जी, हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि साथ ही साथ नितेंद्र सिंह से हम दोबारा जुड़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर संजय राय जी हैं। संजय राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ उद्योगों के लिए, वो उद्योग जो कि जिनका सीधा सीधा संबंध जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट या फिर मेडिकल प्रोडक्शन या मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन सबको छोड़कर जो औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन है वो उनकी सप्लाई रोक दी गई है, कुछ उद्योगों के लिए को छोड़कर सबके लिए रोक दी गई। ये कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? भी हो सकते हैं, जान अगर किसी की चली जाएगी तो वह वापस नहीं आ सकती और करीब 50-50 का रहता है। 50% जो है, लगभग 50 से थोड़ा कम ही जो है मेडिकल यूज होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, और उस करीब 7,500 के आसपास टोटल शायद टन पर डे, जहाँ तक मुझे याद है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। आप लोग ज़्यादा बेटर डेटा रखते होंगे, बट मुझे जो याद है इसका करीब 3,000 के आसपास मेडिकल के लिए होता था और 3,500 से 4,000 के बीच में जो है
कमर्शियल यूज में होता था इसके लिए। जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है बाकी, और आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ हॉस्पिटल्स और इक्विपमेंट या इन सब की बनाने वाली को छोड़ के जो निहायत जरूरी है उनका भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हेल्थ केयर से रिलेशन है, उनको छोड़ के अभी सारे पे जो है विराम लगा देना चाहिए। और ये कदम ऑलरेडी उठा चुकी है सरकार। तो ये जो है आप देखिए तो सारे प्रोएक्टिव रोल जो भी इस समय कर रहे हैं ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को कि मिसमैच ना हो जाए डिमांड और सप्लाई में, उसकी पूर्ति करने के लिए, तो यह डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कदम है। और शायद इसके बाद हमें नहीं लगता कि ऑक्सीजन की कमी रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। पूरी कमर्शियल यूज वाले को अगर हम छोड़ दें, जो मेडिकल यूज की थी, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी जो औद्योगिक यूज में होता था। जी हाँ जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे अपने दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह, साथ ही साथ श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी है मुंबई से, और मृदुस्मिता जुड़ चुकी है गुवाहाटी से। नितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, कल कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए मीटिंग, इसके पहले भी अगर देखें तो हर जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों, चाहे वो उद्योग से जुड़ी हुई अन्य वो हों, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई, सबसे मीटिंग एक पूरा का पूरा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस समय सबसे ज़्यादा जो स्थितियां हैं उसको संभालने का काम खुद उन्होंने ले लिया है। आज की मीटिंग को किस रूप में देखते हैं? जो हाय तौबा मची थी, थोड़ी बहुत पैनिक भी, काफ़ी तेज़ी से लोगों में पैनिक था, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब लोग ये मान के चले कि कुछ घंटों का बताया जा रहा था ऑक्सीजन दिल्ली में है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं आई, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचा, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो, दिशा निर्देश आज होम मिनिस्ट्री ने जारी किए। दिल्ली की फिलहाल हालात कैसे, दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति कैसी? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक जो मीटिंग ली उसके पीछे पर्पस ये है कि जो कोऑर्डिनेशन हो अलग अलग मंत्रालयों का राज्यों के साथ, और ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, कहीं कोई हर्डल नहीं हो, ये जरूरी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली, और कल भी उनका लगातार मीटिंग है उन राज्य के मुख्यमंत्रियों से जहां पर मामले ज्यादा हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे जब हस्तक्षेप होता है तो जो बहुत सारे जो हर्डल्स है रूल रेगुलेशंस की, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की, वो दूर होता है। और इसके पीछे यही मकसद है कि कोई भी प्रक्रिया हो उसमें देरी ना हो, जल्द से जल्द जो जरूरत हो वो पहुंचे। खासतौर पर भी ऑक्सीजन की ज्यादा हाय तौबा मची, और दिल्ली के अस्पतालों ने त्राहिमाम एक तरह से सरकार से किया है कि हमारे पास किसी के पास 3 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ऑक्सीजन है, और वो सरकार को अलर्ट कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, और वहां पर उन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है 2-3 तरीके से। तो इस पर भी काम चल रहा है कि कहीं ग्रीन कॉरिडोर बना करके, कहीं रेलवे से लाया जा रहा है, कहीं अलग अलग रास्तों से, कि कोई हर्डल ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बना रही है। अभी तक किसी अस्पताल में कमी तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो जरूर शो किए जा रहे थे अस्पतालों की तरफ से। ये जरूरी है कि जो केंद्र सरकार ने 162 पीएसए प्लांट भी लगाया है, जिसमें 33 प्लांट ऑलरेडी लग चुका है, और इस महीने के आखिर तक 70 पीएसए प्लांट लगेगा अस्पतालों में अलग अलग में। पीएसए प्लांट ये होता है कि हवा से ही ऑक्सीजन निकाल करके, अस्पताल के पास ये क्षमता होती है कि हवा से ऑक्सीजन बना करके उसकी सप्लाई करेगा। बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें उनको डिमांड करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो अस्पताल जिनमें अभी पीएसए प्लांट नहीं लगा है, उनमें आपको टैंकर से या बाकी जगह से रिफिल करना पड़ता है। तो जो 7,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसमें 6,500 अस्पतालों को अभी दिया जा रहा है, इसके अलावा और विदेश से भी आयात किया जा रहा है। तो ये तमाम स्थिति बनी हुई है। रहा सवाल लोगों में भय इसलिए है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जैसे भी ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है 94 से, तो लोगों में घबराहट हो जाती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अस्पतालों में जाए, और वहां पर रस होती है। और अस्पतालों में भी काफी भीड़ है। अस्पताल के बाहर, इमरजेंसी के बाहर, एम्बुलेंस में भी बहुत लोग का इलाज हो रहा है, कई लोगों को बेड नहीं मिला। एक पैनिक की स्थिति तो जरूर है, लेकिन थोड़ी सी संयम बरता जाए। और थोड़ा सा ये भी एक निवेदन है, जैसा डॉक्टर संजय राय ने कहा कि अभी पीक आई नहीं है, पीक ना आए इसको लेकर के कम से कम लोग अभी भी मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, तो इसके रफ्तार को कम कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि अभी धैर्य बनाए, और साथ ही साथ मास्क जरूर लगाए, ये हम अपील करेंगे अपनी जनता से। जी, हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी है मुंबई से। श्यामा, सूरत हाल कैसे मुंबई के जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और साथ ही साथ ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर आज प्रधानमंत्री ने बैठक की है, वहां पर हालात कैसे?
जी देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी यहाँ पर महसूस हो रही थी और इसके साथ में ही कई सारे रिक्वेस्ट भी किए गए हेल्थ मिनिस्टर की ओर से भी, मुख्यमंत्री की ओर से भी सेंटर को कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, ना सिर्फ दूसरे स्टील प्लांट से या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे भी ऑक्सीजन की जनरेशन प्लांट होती है वहाँ से, या इसके अलावा भी सेंटर्स जो स्टेट है उन्होंने दूसरे राज्यों से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि अपनी ओर से जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की जाए ताकि यहाँ पर पूर्ति की जा सके। वही इसके नतीजे में हमने देखा कि सेंटर ने एक तरीके से पूरा यहाँ पर सुविधा बना के, ग्रीन कॉरिडोर बना के, जो रोरो सर्विस होते हैं ट्रेन की, उसके तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस को निकाला गया। और 2 दिन पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र मुंबई के पास में कलंबोली गुड्स यार्ड है, वहां से निकली थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। आज ये बताया जा रहा है कि देर रात वो विशाखापट्टनम से निकल भी जाएगी ऑक्सीजन लेके और फिर वो महाराष्ट्र की ओर, मुंबई की ओर वापस से रवाना हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि 7 टैंकर्स हैं उसमें, जिसमें 16 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है हर टैंकर की, और वो जब यहाँ पर वापस ऑक्सीजन लेके पहुंचेगी तो विभिन्न हॉस्पिटल्स जो है महाराष्ट्र की, जहां पर ऑक्सीजन की कमी खल रही है, वो सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावे बहुत सारे इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप भी अपने ऑफिसेज के जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज एरिया हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं, जनरेशन ऑक्सीजन के करवाया जाए, वहां से भी पूर्ति की जा सके। इसके अलावा आपने ये भी पूछा कि महाराष्ट्र के सूरत हाल क्या है, तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव के, वो एक तरीके से दिल दहला देने वाले हैं क्योंकि हमने पहले फेज में, पहला जब वेव आया था तब भी इतने आंकड़े नहीं देखे थे। कल जो आंकड़े आए हुए हैं वो 68,000 के करीब आए हुए हैं। तो ये एक बहुत एक वरीसम सिचुएशन है और इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि 500 से ज्यादा मृत्यु यहाँ हो चुकी है, 568 डेथ्स हुई है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ना सिर्फ राज्य के लिए बल्कि जो लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से इमरजेंसी का समय है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बराबर रूप से फॉलो की जाए। जी, आप जुड़ी रहे श्यामा, नितेंद्र। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे विशेषज्ञों से हम विशेष राय भी लेंगे अगले इस ब्रेक के, छोटे से ब्रेक के बाद। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोरोना से जंग है जारी और क्या है 18 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों के लिए टीकाकरण की तैयारी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय राय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मृदुल के डागा, साथ ही साथ हमारे साथ
ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे 3 संवाददाता जुड़े हैं। दिल्ली से नितेन सिंह, मृदुस्मिता असम गुवाहाटी से और श्यामा मिश्रा मुंबई से। मृदुस्मिता, आपके पास आएंगे। गुवाहाटी से आज सर्वदलीय बैठक हुई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सर्वदलीय बैठक की है। विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेने के लिए उन्होंने जो अब तक उठाए गए कदम हैं उनकी जानकारी दी है। कैसी स्थिति है असम की? असम के साथ साथ अगर देखें तो समूचे पूर्वोत्तर की कोरोना की स्थिति और साथ ही साथ कोरोना से जो जंग जारी है उसके लिए उठाए जा रहे कदमों की स्थिति। जी अश्विनी, क्योंकि जो आज बैठक हुई थी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रही थी, क्योंकि वहाँ पे न के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ पे जो यहाँ के पुलिस कर्मी है, जो डीजीपी है, फिर जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी शामिल थे। क्योंकि जो अभी फिलहाल जो कोविड का सिचुएशन है, अभी असम इतना बाकी राज्यों की तरह इतना ज़्यादा फेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस है अभी भी इट इज़ अंडर कंट्रोल। क्योंकि जो कल पिछले 24 घंटों में वो करीब 750 था, वो आज घट के जो पॉजिटिव केसेस है वो कल से कम हुआ है। आज करीब 600 के पॉजिटिव केस होने की अभी सूचना है। तो लेकिन जो असम गवर्नमेंट है ये चीज सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा ख़राब ना हो, इसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे आज हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे कोविड अस्पताल है, जो काला पहाड़ कोविड अस्पताल था, वहाँ पे बाकी भी कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहे थे, लेकिन अभी वो अस्पताल फिर से स्पेशली कोविड पेशेंट्स को ही ट्रीटमेंट के लिए वो फुल फ्लेजेड कोविड हॉस्पिटल किया फिर से कराया गया है। और जो जीएमसी जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी स्पेशल कोविड पर्टिकुलरली कोविड के लिए ही वो फिर से जो वार्ड है वो चालू किए गए हैं। और जो खानापाड़ा जो वेटरनरी प्लेग्राउंड है, वहाँ पे तो जब पिछले साल जो सिचुएशन खराब थी वहाँ पे भी कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ वो सेटअप जो किया था वो फिर तोड़ दिया गया था। लेकिन अभी फिर से वो परिकल्पना किए जा रहे हैं कि अभी वहाँ पे फुल फ्लेजेड आईसीयूज 100 बेडेड आईसीयूज वहाँ पे फिर से सेटअप करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आईसीयू और ऑक्सीजन को लेके पेशेंट्स को दिक्कत आए, तो जो अस्पताल है वहाँ पे अगर कोई छूट हो जाए या मतलब वहाँ पे थोड़ा कम हो जाए, तो एटलीस्ट जो पेशेंट जिनको ज़्यादा इमरजेंसी और ऑक्सीजन की नीड हो तो वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। और स्पेशली क्योंकि पूरे देश भर में जो ऑक्सीजन को लेके जो सवाल हर एक जगह चल रही थी कि ऑक्सीजन सप्लाई का कैसा ये है, लेकिन असम में जो गवर्नमेंट और जो स्वास्थ्य मंत्री ने वो एश्योरेंस दिया है कि ऐसी कोई परिस्थिति फिलहाल नहीं है असम में। ऑक्सीजन ऑलरेडी जितना मतलब चाहिए तो फिलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में है ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की स्थिति। और और जितने भी अगर कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कोई हो, उनको भी उन्होंने अर्ज किया है कि वो खुल के सामने आए और जो ऑक्सीजन का अगर जरूरत हो गवर्नमेंट को तो वो आके उनको दिया जा सके, तो पेशेंट के लिए ये दिक्कत ना हो। और स्पेशली अगर और जो प्राइवेट होटल्स है उनको भी टाई अप कराया गया है कि अगर पेशेंट्स उनको नीड हो कि ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो वो अपने कॉस्ट बेयरिंग करके वो होटल में रह सकते हैं। और जो मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कोई इस तरीके की कमी नहीं है और काफ़ी कुछ हालात कंट्रोल में, क्योंकि पूर्वोत्तर और खासकर असम में अगर देखें तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल है, कोरोना के उतने मामले नहीं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, आप बने रहे मृदुस्मिता हमारे साथ। डॉक्टर संजय राय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक पक्ष ये रहा कि उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्बाध आपूर्ति। आदमी एक बार जब बीमार हो जाता है ऑक्सीमीटर लगा के बैठा रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, वो टेक्निकल कारण से भी वो एक बार झटकने पे 82 से सीधा 97 हो जाता है, लोग घबराते हैं।
आपसे जानना चाहेंगे एक विशेषज्ञ के तौर पर कि मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट है, वो घर पे पड़ा हुआ है, क्या एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है जब वो देखता रहे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, कितने पर ज़्यादा, क्योंकि 95 से 100 तक लगभग लोग बताते हैं कि ऐसी स्थितियों में सामान्य है। आपकी राय में पैनिक ना लोगों में क्रिएट हो, एक्चुअल अलार्मिंग कंडीशन ऑक्सीजन लेवल का क्या होता है, आप क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, ये सही, ये सारे लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अननेसेसरी कभी कभी पैनिक हो जाता है, लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जबरदस्ती एडमिट होना चाहते हैं, हो सकता है उनको जरूरत ना हो, बेड ऑक्यूपाइड हो जाता है, और जिनको जरूरत है उनको बेड नहीं मिलता है। जो ऑक्सीजन की डिमांड है, देखिए ज़्यादातर लोगों में कोविड-19 एक माइल्ड बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों में सीवियर हो जाता है और कुछ लोगों में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहली बात सबको समझ लेनी चाहिए। हाँ, कोविड होने के बाद ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आप पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव आजकल थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं भी हो रहे हैं, कई कारण से पॉजिटिव नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपके जो है लैब टेस्ट जो है ठीक से नहीं निकाला गया, ओवर बर्डन हमारे लैब भी हो चुके हैं, वह कई दिनों तक अगर टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखा है तो वह जो है निगेटिव होने के चांसेस होते हैं। उसके कई कारण है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। निगेटिव भी हो जाए लेकिन फिर भी आपको कोविड जैसे लक्षण हो, या आपके आसपास आपके घर में 2 लोगों को कोविड हुआ है, तो ये मान के चलिए कि ये कोविड हो सकता है। उसको मॉनिटर करते रहना है, अपने टेम्परेचर को, वाइटल्स को, मतलब ऑक्सीजन को भी देखते रहना है। ऑक्सीजन अगर जब तक 94 के ऊपर आ रहा है तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 94 के नीचे जा रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, और अगर 90 के नीचे जा रहा है तो आपको एडमिशन की जरूरत अब पड़ रही है। या बहुत तेजी से अगर घटना शुरू हो गया कि अचानक आपको 97, 98 के आसपास SpO2 था और अब जो है कम हो गया, कभी कभी हड़बड़ाहट में वो लगता है कि अच्छा वो कम हो गया, अचानक 80 हो गया, 70 हो गया, उसको ठीक से लगाइए, दूसरों को में चेक कर लीजिए। हो सकता है पल्स ऑक्सीमीटर में प्रॉब्लम आ गई हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पैनिक होके कोई भी निर्णय ना लें, वह धीरे धीरे लें, लेकिन ऑक्सीजन जो है अगर नीचे आने लगता है तो वह जो है आप फिर ऑक्सीजन लेना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को जो है हम सिर्फ सिंपल मेजर से ऑक्सीजन दे के बचा सकते हैं। देखिए, कोविड की स्पेसिफिक कोई दवा आज तक नहीं है जो हम ये कह दें कि कोविड को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। सारे उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आजकल रेमडेसिविर का काफी क्राइसिस हो गई है हर जगह। अगर सुबह अगर मेरा फोन देख लें तो 100 के आसपास फोन सिर्फ रेमडेसिविर के लिए होगा। कहीं से उसकी व्यवस्था करा दीजिए। रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है, रेमडेसिविर जो है सबको जरूरत नहीं है, वह एक इन्वेस्टिगेशनल ये है, इमरजेंसी। हाँ, और लोगों में एक लोगों में ये दिक्कत आ जाती है कि लोग ये समझ लेते हैं कि अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है कि इसी से वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, एक लोगों की अपनी कोशिश ये होती है कि अगर ऑक्सीजन, जो मरने वाली दर है उसमें देखिए 30 देश में इस पे स्टडी हुई, किसी में मॉर्टेलिटी में कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कमी जो है इसमें आई थी कि हॉस्पिटल एडमिशन कम हो जाता है, सो मॉडरेट केसेस को जल्दी छुट्टी मिल जा रही है, ये अभी तक एविडेंसेस है। मरने की दर में रेमडेसिविर देने वाले पेशेंट को जिनको नहीं दिया गया, सेम कंडीशन में 30 देश की स्टडी के बाद WHO नहीं कराया था और ये पाया गया कि उसमें कोई ऐसा फायदा नहीं है। जी। तो ठीक है, अगर मॉडरेट है और जान की परवाह, मतलब जान नहीं बचा रहा है, तो उसके लिए इतनी भागदौड़ नहीं है, वो डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए। लेकिन लोग जिस तरीके से रेमडेसिविर, उनके घर का कोई एडमिट हुआ नहीं कि वो रेमडेसिविर खोजना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर बताए न बताए, डॉक्टर को प्रेशर देते हैं कि नहीं रेमडेसिविर दीजिए, हम कहीं से भी लेके आ रहे हैं, और इसलिए उसकी ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा वो स्थिति एक बन जाती है। और उस स्थिति को पूरा समाप्त करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो NSA लगाने की बात कर दी गई है, और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो कि हम विजुअल्स में देख रहे हैं। डॉक्टर मृदुल डागा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि संजय राय साहब ने कहा कि एक लोगों में भय होता है या लोगों में ये होता है कि ऑक्सीजन हम कितना जल्दी इकट्ठा कर ले, क्या स्थिति बन जाए, वैसे ही स्थिति रेमडेसिविर पे भी डॉक्टर साहब बता रहे कि है। आपसे भी जानना चाहूँगा, दर्शकों को भी एकदम साफ करना चाहूँगा कि लोगों के मन में होता है कि हम कहीं से पा जाए, और स्थितियाँ ये भी गई कि बहुत लोगों ने उसके ज़्यादा दाम भी दिए, ऐसी भी जानकारी लोगों को मिली है। शुरुआती दौर में या फिर एक जीवन रक्षक तौर पर कोरोना के
जो स्पेन 14 दिन का चलता है उसमें शुरुआती दौर पर या किस दौर पर कहाँ पर किस तरीके से कितना कारगर रेमडेसिविर, क्योंकि लोग बस भागे जा रहे हैं रेमडेसिविर रेमडेसिविर। आप एकदम साफ तरीके से बताएं कि ये जो भय की मानसिकता है वो कितनी लोगों के लिए दुखदाई है और साथ ही साथ कितना कारगर और कितना गैर जरूरी है इसके पीछे भागना। डॉक्टर पे छोड़ा जा सकता है कि जब वो कहें तब आप इंतजाम करें? बहुत ही ये वाजिब सवाल है और इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पब्लिक में पैनिक है उसको कम करना चाहिए। अब ये प्रूव हो चुका है कि रेमडेसिविर ना मिले तो भी आपके इलाज में बाकी दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए नहीं भागिए। पर सबसे बड़ा जो एक विषय है वो ये है कि हमारे खुद फ्रेटर्निटी के लोग, हमारे डॉक्टर लोग, वही लोग मरीज को लिख के देते हैं ये जरूरी व्यवस्था करिए, जल्दी व्यवस्था करिए, क्योंकि कोरोना की कोई एक माकूल दवा अभी तक भी नहीं आई है जी। और जो इलाज है वो 2-3 दवाइयों पे ज़्यादा निर्भर है और उसमें एक स्टेरॉइड्स है। तो अगर आप समय रहते हुए अगर आप ठीक से अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन 94 से ऊपर है, तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका फीवर 7, 8, 9 दिन तक में भी ठीक नहीं हो रहा है जी, आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो उस समय जो दवाई सबसे ज़्यादा काम करती है वो स्टेरॉइड्स है। पर हो ये रहा है कि कुछ हमारे लोग, कुछ हमारे डॉक्टर्स भी चौथे तीसरे दिन ही ये दवाई लिख देते हैं, जो कि और नुकसान करती है स्टेरॉइड जैसी दवाई जी। तो उससे बचना है। रेमडेसिविर का रोल अभी कोई पूरा नहीं है। WHO ने 3 दिन पहले ही लिखा है कि रेमडेसिविर लेना जरूरी नहीं है और रेमडेसिविर अगर देना है तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा और पहले 7-8 दिन में जब ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है तब रेमडेसिविर तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता जी। तो ये सारा केवल पब्लिक का ही नहीं है, हमारी फ्रेटर्निटी, हमारा जो डॉक्टर के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये कहने की जरूरत है मुझे, उनकी भी के बिना आप इलाज कर सकते हैं। हाँ, और जब जरूरत होगी तो उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल वो की जाएगी, कर रही है सरकार, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है और देते हैं कुछ लोगों में, हम भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दवाई नहीं है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है जी। हम चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे, अपने संवाददाताओं से भी अब जमीनी हकीकत जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली डिलीशियस। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन, जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोरोना से जंग है जारी और कैसी है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की तैयारी। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजय राय जी, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19 वैक्सीन ट्रेल के हैं। आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, एम्स से संबद्ध हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मृदुल कुमार डागा जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, मुंबई से श्यामा मिश्रा, दिल्ली से नितेन सिंह और मृदुस्मिता गुवाहाटी से। एक बार हम फिर अपने विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे कि अब एक पक्ष ये है कि लगातार कोरोना से जंग तो जारी है। 1 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है और उसकी तैयारी भी चल रही, राज्य स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी, कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हो। डॉक्टर संजय राय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से आज हमने अपना डेटा दिखाया कि जो लगातार तेज़ी से टीकाकरण चल रहा है, 8 राज्य काफ़ी तेज़ी से टीकाकरण में बढ़े भी हुए हैं। हम दुनिया का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं, लेकिन 18+ का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ जाता है।
किस रूप में आप देखते हैं कि कितनी तैयारी है, कितनी उपलब्धता है, और साथ ही साथ किस तरीके से इसको चरणबद्ध तरीके से टीकों की भी आपूर्ति हो सके, जो केंद्र सरकार ने और भी नए टीकों की भी उपलब्धता सुनिश्चित कर दे, स्पुतनिक भी उसमें से महत्वपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है। किस रूप में देखते हैं कि जो 1 मई से ये जो महाअभियान शुरू होने वाला? देखिए, टीकाकरण ही अब इसका एक इलाज है कि हम इस महामारी को रोक सकते हैं, और कोई नहीं है। और इतना जल्दी टीका आ गया तो शायद दुनिया को इस पे खुश होना चाहिए। जल्दी बीमारी के कई चरण होते हैं। मैं साइंटिफिक इसकी बात करूंगा कि टीकाकरण का क्या ये है। अभी जैसे इस समय की मैं बात करूं तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम लोगों की जान बचाएं। देखिए, हेल्थ सिस्टम रियली चरमरा गया है हमारा, लोगों को बेड नहीं मिल पा रही है। और ये अब जो है केसेस जितने बढ़ते जाएंगे, अभी वो दिल्ली का जो 1000 बेड का हमारा DRDO का था वो शुरू होने जा रहा है, बट 1-2 दिन लगेगा। बेड हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट सबकी एक कैपेसिटी होती है, किसी राज्य की, कंट्री की एक कैपेसिटी होती है। हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि केसेस कम कैसे होंगे। टीकाकरण अगर मैं आज करता हूं, 2 डोज देने मिनिमम 4 वीक का गैप है, और उसके बाद जो है 2 वीक बाद मतलब 6 वीक लगते हैं आदमी को प्रोटेक्शन डेवलप होने में। उसका इम्पैक्ट आएगा 6 वीक बाद। इस समय लोगों को जो है बिल्कुल बाहर न निकलें, जितना कम हो सके न जाएं, इंक्लूडिंग मैं तो कहता हूं कि इवन टीके के लिए भी जो है अभी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए कई जगह पे टीकाकरण कराने के बाद से जो इन्फेक्शन का ये आया है, जितनी बार हम एक्सपोज होंगे कोई भी, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा दूरी बनाए रखें, बाहर ना निकलें जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। तो जहां तक लगता है कि थोड़ा सा इस समय जो है जब कंट्रोल करने के लिए हमें उसको भी स्लो किया जा सकता है, और जहां कंट्रोल थोड़ा हुआ उसको फास्ट किया जा सकता है कि फिर जो है सारे लगा दें। उसका 2 फायदा होगा। एक तो जो हेल्थ वर्कर हमारे वहां लगे हुए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं इलाज में और लोगों की जान बचाने में। और सारे सेंटर्स को मैं नहीं कहता कि ये करते, जहां पे ये लगता है कि बहुत भीड़ हो रही है और लोग वहां पे आ रहे हैं, लोग ट्रेवल करके आएंगे, घर से निकलेंगे, ट्रेवल करेंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां पे आधे घंटे देने के बाद इंतजार करेंगे, तो ये सब एक्सपोजर के चांसेस हैं। थोड़ा भी चांस हमें नहीं लेना चाहिए इस समय। जहां तक 18 साल से ऊपर के लोगों की बात है तो डेफिनेटली जो है यह एक, जब तक उनको पूरा नहीं कर देंगे। देखिए, इजराइल का ऑलमोस्ट नॉर्मलसी पे पहुंच गया, उसने अपने सारे पॉपुलेशन को लगभग 60% से ऊपर पॉपुलेशन को कर दिया जो 16 साल से ऊपर थे, क्योंकि उनकी जो वैक्सीन है वो 16 साल के ऊपर के लोगों को दी जा सकती है। मेनली उन्होंने मैसेंजर RNA वैक्सीन को यूज किया है। हमारे यहाँ जो वैक्सीन है 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है। जब तक हम पूरा इनको कवर नहीं कर लेंगे तब तक पूरी तरीके से इस पे विजय पाना मुश्किल होगा, जैसे वहां पे हुआ है। लेकिन इस समय जो है हमारी प्रायोरिटी जो है केस को कम करने की होनी चाहिए। सारी जो है, अगर कहीं अचानक भीड़ बढ़ी, हमने 18 साल को खो दिया, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक संभावना है, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, ये स्टेट को अभी तक जिम्मेवारी दी गई है, वो डिसाइड करेंगे। अभी तक इसका पूरा खाका नहीं बना है, वह जल्दी बन जाएगा। स्टेट डिसाइड करेंगे। अभी तो प्राइस भी पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि 400 और 600 रुपए में देंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट को एक अलग अलग ही है, लेकिन अभी तक नहीं प्राइस फिक्स हुआ है, न ही इनका टीकाकरण कैसे किया जाएगा वह हुआ है, बट उस पर अभी काम चल रहा है और एक से पहले डेफिनेटली वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन यह जो है इस बार का ये टीकाकरण जो है मेनली जो है स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे और कब शुरू करना चाहते हैं। जी डॉक्टर मृदुल डागा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 है कोविशील्ड और कोवैक्सिन, इनका तेजी से इस्तेमाल पूरे देश भर में हो रहा है। तकरीबन 13 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उसके अलावा स्पुतनिक वी जो रूस की वैक्सीन है उसको भी मंजूरी दिए जाने के डॉक्टर रेड्डीज के जरिए आयात करके और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की जा रही। जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिकन वैक्सीन है, किस रूप में देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, किस रूप में देखते हैं कि नंबर ऑफ वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाकर, क्योंकि इस पूरे के पूरे 18+ के जो वॉल्यूम है उसको तेज़ी से वैक्सीनेट करने के लिए क्या कुछ और उपाय किए जाने चाहिए, और साथ ही साथ अभी तक जो उपाय हैं वो कितने पर्याप्त? देखिए, अभी लोगों में जो वैक्सीन लेने की जो हेजिटेंसी है, जो नहीं लेते हैं, वो अभी भी है। पर
हमें लग रहा है कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेने लगे हैं, और जब दूसरे और वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे स्पुतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन का, अभी कुछ लोग ये सोच रहे हैं फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम दूसरे और वैक्सीन भी उम्मीद करते हैं आ जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है जी। और अगर अब 18 साल से ऊपर को लेना है तो आप समझिए कब से कब आपको 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, और जितना जल्दी हम ये वैक्सीनेशन कर पाएंगे, अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी पूरा खोला जा रहा है, कुछ लोग पैसा दे के वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये भी एक अच्छी पहल है। तो ये जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी हमें इस महामारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हमारे पास समय की कमी भी है। लगने के बाद उसको अगर बीमारी होती भी है तो वो इतनी सीरियस नहीं होती है जी। हम लोगों को वैक्सीन एक्सेप्ट करना चाहिए जी। हम तेजी से जानना चाहेंगे बेहद संक्षेप में श्यामा आपसे, कैसी वैक्सीनेशन की गति मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में, और कैसी तैयारी 1 मई से? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो वर्स्ट अफेक्टेड केसेस में से भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन साथ ही सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि महाराष्ट्र वैक्सीनेशन प्रोसेस में, वैक्सीनेशन ड्राइव में भी सबसे आगे है। हमने देखा कि महाराष्ट्र 1 करोड़ का मार्क तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुका था, लेकिन आज जो ताज़ा जो नंबर्स आए हुए थे, कल तक हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र ने 1 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा संख्या जो है वो फर्स्ट डोजेज की है, और जो दोनों डोजेज कंप्लीट हो गए हैं उसकी संख्या कम है। तो अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, इन सभी के दोनों डोजेज कंप्लीट करवा दें, और जितने भी लोगों को फर्स्ट डोज मिला हुआ है उनके भी सेकंड डोजेस कंप्लीट करवा दें, ताकि जो एक तरीके से लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके। और जिस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भले ही आप कोविड पॉजिटिव हो जाएं, आपके कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, और यही बात सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो विश्वास रखिए वैक्सीनेशन पूरे प्रोसेस में, और जब 1 तारीख से आपका नंबर आए जो 18 साल के ऊपर हैं, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को पास जाएंगे। और मृदुस्मिता, आपसे जानेंगे बेहद संक्षेप में कैसी तैयारी 1 मई से, और कैसा रुझान लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर? जी, ऑफ कोर्स जो कि अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस है जो काफ़ी 18+ जो कैटेगरी है उसमें भी दिया जाएगा, तो इसको चलते जो असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 करोड़ जो डोसेस है कोवैक्सीन और कोशील्ड की ऑलरेडी वो प्लेस किया है। और पहले जो लोगों में एक आशंका थी कि वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है, या वो लोग को खुद मतलब मेडिकल वर्कर्स को उनको बुलाना पड़ता था कि आइए वैक्सीनेशन लीजिए, वो थोड़ा जो शंका था, अभी वो शंका एकदम नहीं है, और लोग काफी बड़ी तादाद से वैक्सीनेशन लेने के लिए तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। नितेंद्र, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे नितेंद्र आपसे, कि पूरे राज्यों को तेजी से मोबिलाइज करके 1 तारीख से कैसा कुछ रोड मैप केंद्र सरकार लेके चल रही है, उपलब्धता और साथ ही साथ देखिए 24 अप्रैल से कोविड आईटी प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। 28 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोविड आईटी प्लेटफॉर्म पे, कोविड वेबसाइट पे या फिर आरोग्य सेतु ऐप पे। एक तो क्लियर हो गया कि 28 से करेंगे, 1 तारीख से उनको वैक्सीनेशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि 50% जो प्रोडक्शन जितना होगा 50% वैक्सीन केंद्र के पास जाएगा, और 50% में राज्यों के पास जाएगा, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकेंगे। ये भी एक क्लियर है। तो राज्य अपना खरीदें और अपने नागरिकों को लगाए, ये इस तरीके से जी निश्चित तौर से। तो काफी तेजी से 1 मई से महाअभियान शुरू होगा, और सबसे ये उम्मीद की जाती है कि जब तक जो है आपका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, आप कोविड के सभी जो प्रोटोकॉल हैं उनको सख्ती से उनका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपको कहेंगे, मृदुस्मिता और साथ ही साथ श्यामा मिश्रा और डॉक्टर संजय राय साहब और डॉक्टर मृदुल डागा जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता आपका, जब तक आपको टीका नहीं लगता है, ये मास्क ही आपका टीका है, इसको लगा कर रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाएँ, अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो हमेशा ये मास्क लगा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़ाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क और 2 गज की दूरी। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।